अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत और आज के इसके अलावा और क्या मौजू हो सकता है। जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा हुआ और उसके बाद आज कराची में जो भी हुआ, ज़ाहिर है कि वो उसे एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ही देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए बहुत सारे लोगों के ख्याल के अंदर। रात जो था वो पीडीएम के जलसे के अंदर मियां नवाज शरीफ ने शिरकत नहीं की, जो वर्चुअली उन्होंने पिछले वाले जलसे में की थी। जिस दिन हम आप फ्राइडे वाले दिन जब ये जलसा हुआ था तो हमने स्पेशल ट्रांसमिशन भी की थी और इसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत सारी बातें ऐसी की कि जिसने मौलाना नवाज शरीफ की उस तकरीर की कसर पूरी करने की कोशिश की। सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया मरियम सफदर साहब के जो शौहर हैं, मरियम नवाज शरीफ के जो शौहर हैं सफदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो है मज़ार कायद के ऊपर वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा के मज़ार कायद की तौहीन की है। और जो मुद्दई था इस मुकदमे के अंदर, वो जिस तरह लाहौर में गद्दारी वाले मुकदमे वाला बंदा मतलूब था ना जी, है बहुत सारे मुकदमात में, वो मुद्दई वहाँ पे भी मतलूब था जी। वो जो थी एंटी टेररिस्ट की क्या होती है अदालत, उसके अंदर जी। तो वो फिर जज साहब ने बेल दे दी जी। और यूं आज जो कि ये डिस्कस होना चाहिए था मीडिया के ऊपर कि कल का जलसा कैसा रहा, आज डिस्कस क्या हुआ कि कैप्टन सफदर पकड़े गए, कैप्टन सफदर रिहा हो गए। कैप्टन सफदर की रिहाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम साहिबा ने, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान बैठे और उसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ बैठे और यूं पीडीएम की जो नुमाइंदा जमातें हैं एएनपी के भी लोग बैठे वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बैठ के तो कुछ ख्यालात ज़ाहिर किए, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल सीन जो है उसके ऊपर गर्मा गर्मी हो गई है। ये हमारा आज का मौजूद है, दोनों सेगमेंट में चलेगा। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब रऊफ़ ताहिर साहब ने, कॉलम लिखते हैं आप रोज़नामा दुनिया के अंदर और आलमी अदारों सहाफ़ती इदारों के लिए काम करने का आपका बहुत तजर्बा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं वो दिन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के। और फ़ोन पे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, आप हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं। और स्काइप पे जी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली ब्रिगेडियर गजनफर साहब। ब्रिगेड साहब जो हैं वो दिफाई तजिया निगार हैं तस्वीराती मौज़ूआत के ऊपर। आप इनके आर्टिकल भी सुनते रहते हैं और तबसरे भी जो है ये फरमाते रहते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया आपका आज का हमें ज्वाइन करने का। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। कल जो जलसा हुआ, ज़ाहिर है कि उस जलसे के फ़ौरन बाद ये हो गया मूवमेंट, इससे एक हसल एंड बसल तो जनरेट हुई है ना जी सियासी मंजरनामे के ऊपर। और सियासत में आपको पता है अगर हमारी सियासत हो तो गिरफ्तारियाँ, रिहाइयाँ, ज़मानतें, ये तो एक किस्म की अपोजिशन की ख्वाहिश होती है जी कि ऐसा हो। और अब ये होना शुरू हो गया। हुकूमत जो थी वो इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करती या अपोजिशन को प्ले डाउन करने की कोशिश करती, उन्होंने खुद ही प्ले अप कर दिया। कैसे देख रहे हैं सर? मुझे तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि सियासत क्या हो रही है, क्या होगी। सियासत होनी चाहिए, सियासी जलसे होने चाहिए, सियासी पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए, तकरीरें होनी चाहिए, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। पहले भी हम कह चुके अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है लेकिन तो उसको तनकीद करें, उसके ऊपर इश्यूज़ को उठाएं। लेकिन कल का जो कुछ हुआ मज़ार कायद के अंदर, उस पर मुझे बड़ा अफसोस और बहुत दुख है। इसलिए अफसोस और दुख है कि हम मुसलमान हैं, सियासत जो भी हो, जो भी सियासत का तरीक़ाकार हो, हर इंसान किसी मज़हब को, किसी अक़ीदे को फॉलो करता है। और मज़हब क्या, मुसलमान क्या, बाकी लोग भी अपने क्रिश्चियन हो या यहूदी हो या हिंदू हो, किसी न किसी अक़ीदे को फॉलो करते हैं और उन अक़ीदे की उसके मुताबिक जो चीज़ें होती हैं उनकी ताज़ीम भी करते हैं। ये आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी होती है उसका ये इफ़ेक्ट होता है। और आपको पता है कायद आज़म का मज़ार कोई आम जगह नहीं है,
वहाँ पे 1971 में उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस बनाया गया था और उसके अंदर लिख दिया गया था कि जिसके अंदर यहाँ पे उसकी आर्टिकल 6 है, शिक 6 है, पॉलिटिकल एक्टिविटी या किसी नाराबाजी की इजाज़त नहीं होगी। और इससे पहले 1973 के 74 में भी एक वहाँ पे पोडियम पे जलसा हुआ था, मेरा गुलाम मुस्तफा जतोई साहब थे, एक और थे, उन्होंने किया था। उसके अलावा आज तक वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। आप छोड़ दें कायदे आज़म को, मज़ार को भी एक साइड पर रख दीजिए, आप इंडिया चली जाइए, वहाँ पे गांधी की समाधि है दरियागंज में, और उसको उन्होंने राजघाट कहते हैं, और राजघाट का मतलब है फ्लावर रीथ। उसके साथ ही नेहरू की समाधि है, उसको वो कहते हैं शक्ति भवन, गार्डन ऑफ पीस। वहीं इंदिरा गांधी की भी समाधि है। और उसके बाद दरियागंज के बाहर उन्होंने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि यहाँ किसी किस्म की सियासत, किसी किस्म के मजमे, किसी किस्म की एक्टिविटी की, किसी किस्म की पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वो समाधि की रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि गांधी को मारा उन्होंने खुद ही था पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आर से। आप ये सही। छोड़ दीजिए, आप अमेरिका चले जाइए। अमेरिका में वाशिंगटन में आप गए होंगे ज़रूर। वाशिंगटन में दरिया के किनारे एक सिमेट्री है जिसमें अमेरिका के सारे हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो काफ़ी सारे दफन है। वहाँ भी अगर आप अंदर एंटर हो तो वहाँ पे उन्होंने ये तक लिखा हुआ है, नो विस्परिंग। ये किस लिए किया जाता है? आखिर अगर यहूदी भी वॉल ऑफ वेल में जाते हैं, हम दीवार की तरफ मुंह करते हैं, तमाम किस्म की चीज़ें करते हैं, लेकिन शोर नहीं मचाते, कोई गिरिया नहीं करते, कोई रोर से रोते नहीं है, तो आखिर क्या सियासत इतनी बेबहरा हो गई है? क्या सही। सियासत इतनी मादर पिदर आज़ाद हो गई है कि आप अपने इस्लाफ को भूल जाएंगे? आप अपने जो आपके जो जिन्होंने आपको इतना बड़ा मुल्क दिया है, और आज इंडिया में देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उससे कंपैरिजन कर ले कि अगर वही होता तो मेरा ख्याल ये सफदर या मेरे जैसे लोग जो है ना, वो किसी ब्रिज के ऊपर चपड़ासी भी ना खड़े होते, गार्ड भी ना खड़े सही। होते। ये पाकिस्तान की देन है कि आज आप एक जगह पे मौजूद हैं और एक पोजीशन आपके पास है। तो अगर आप उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करना न चाहें, असलाफ की रिस्पेक्ट न करना चाहें, चाहे जो भी हुआ, आपने कहा एक मजाका खेज अंदाज में आपने कहा कि जी पटिशनर का पता नहीं था। मेरे ख्याल में तो इसमें रईस साहब बुरा ना मानिएगा, इसमें पटिशनर अवाम में पाकिस्तान को होना चाहिए, मुझको और आपको पटिशनर। सियासत अपनी जगह, सियासत होती रहेगी, मुल्क है तो सियासत होगी, मुल्क है तो सियासत चलेगी। लेकिन इस किस्म का मिरासीपन का तो मिरासी भी मुजाहरा नहीं करते इस किस्म की चीज़ों का। वो भी ढोल जो है सही। वो दूर जाके बजाते हैं, किसी सही। जो अपना मज़ार के अंदर आके वो भी ढोल नहीं बजाते, किसी कबर पे आके वो भी ढोल नहीं बजाते। तो अब मैं तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। और ये चीज़ें जो ठीक। हैं, ये फजलुर रहमान जो कुछ मर्जी कर ले, जो मर्जी कह ले, फजलुर रहमान का अपना करेक्टर क्या है, मैं आप उससे बहस करूंगा तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जिस तरह उसने ठीक परवेज है। मुशर्रफ से ज़मीनें ली हैं, जो उसका भाई जंगलात का मिनिस्टर हुए करता था, मैं वो नहीं कहना चाहता। लेकिन सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जो कुछ कल मुज़ाहिरे कायद पे हुआ, ये किसी सियासत का हिस्सा नहीं है, ये किसी सियासत का जड़ नहीं है। हमें शर्म आनी चाहिए, इंक्लूडिंग मी, अपने बिहेवियर पे। और ये जिस ठीक। तरह ग्रूम हो रही है, और उसके बाद फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप जो मर्जी करें, उधर वो एंकर्स आ जाएं, वो कहना अपनी अपनी थेरियां देने लगे कि जी उसको फलाने ने रुकवाया। वो एंकर जो थेरी दे रहा है, एक बहुत बड़ा एंकर है, वो एक बहुत बड़ी थेरी दे रहा है, आपने सुना भी होगा। उसका भी तो माजी चेक कर लेना, बांग्लादेश में जाकर उसने क्या कहा था, किस तरह आपके अदारों के खिलाफ बात, उसका अपना करेक्टर क्या है। बहुत अरसे तक वो शख्स जो है उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू बेचता रहा, अगर आपको याद हो कि जी मैं सही। अफगानिस्तान में गया था, इतने मुश्किल हालात में गया, उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लिया, ये किया, और वो उसको बेचता रहा बहुत सारे सर्कल में। जब अमेरिकन उसामा बिन लादेन के खिलाफ हुए और वो वारंट, तो वो अपनी केचड़ी बदल के और वो उनको गालियां दी। तो ये तो करेक्टर है। तो क्या ये सही। चीजें रजी साहब थेरेटिकली, प्रैक्टिकली, कंसेप्चुअली एक स्टेट के लिए ठीक है? हम किस तरफ जा रहे हैं? आर वी गोइंग बिल्कुल इन द ठीक। राइट डायरेक्शन? इज द पॉलिटिक्स सही। गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? पॉलिटिक्स का क्या बिल्कुल मतलब है ठीक है। कि आप लोगों को बिल्कुल ठीक तकलीफ है। करें? मतलब है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, लोगों चले को करें, जरूर करें, अपने हाँ, ओपोनेंट्स को ठीक हो करें, गया। जो मर्जी करें, ठीक हो गया। इख्तियार है ठीक हो आपको, गया। आप जब पोडियम पे चढ़ते हैं तो जो मर्जी कहें। लेकिन वो लोग जिनका आप पे थोड़ा सा भी एहसान है, थोड़ा सा भी उसका शेयर है आपके ऊपर, कि उन्होंने आपको एक खिता दिया जिसको आप माँ कहते हैं, तो माँ की बेइज्जती तो रजी साहब कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो बिल्कुल ठीक जिसने है। माँ की बिल्कुल वो ठीक। ला के आपको दी हो, उसके अंदर आप बिल्कुल इतना ठीक। शोर मचाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो क्या ये सही। जस्टिफाइड है? क्या इसके बिल्कुल ऊपर ठीक। मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या बिल्कुल वो सही। ऑर्डिनेंस क्लैरिटी आपको याद है? रजी साहब छोटी सी बात कहूंगा, 1971 में ये कायदे आज 1971 में ये बना था, ये और ये हुआ सिंध गवर्नमेंट के अंदर। और सिंध गवर्नमेंट के जो बानी थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, वो टर्की तशरीफ ले गए थे।
जब वो टर्की गए तो इवेंट टू अपना मज़ार पे गए, वो कमाल अतातुर्क के, और कमाल अतातुर्क के मज़ार की हैसियत देखिए और उसका ग्रेंजर देखिए, तो वो होती है कौमें जो अपने मोहसिनों को याद इस तरह याद रखती है। जब वो वहां पे गए, उन्होंने वहां पे मिलिट्री परेड देखी और फौज को और उनको खड़ा देखा, वो वापस आए और उन्होंने फौज को सबसे पहला ऑर्डर ये दिया कि कायदे आजम के मज़ार पे एक कॉन्टिजेंट भेजे, और वहां से फिर ये रीत शुरू हुई आर्मी की, नेवी की, और पहले उसके गार्ड कमांडर थे कल मदर आगा मदर दरबाश। तो ये भुट्टो साहब का ये लेवल था, ये उनकी सोच थी। और उसी पीपल्स पार्टी के अंदर यहाँ पे टचपूंजिए बैठे हुए हैं भुट्टो साहब की, मतलब है वो खाक को भी नहीं मिलते हैं, उनके नाक के अंदर जो जलसा उन्होंने अरेंज किया गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको वर्ड जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस खर्चे के जलसे के सारे अखराजात हुकूमत सिंध पे, उनके बाप का पैसा है हुकूमत सिंध का, ये टैक्स पेयर का पैसा। हाउ कैन दे ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट के खर्चे पे? अगर है तो मुराद अली शाह अपनी जेब से देना। उनको 5-5 हजार रुपया पर पर्सन दिया गया जलसे में लाने के लिए। एक नजरियाती एक कहीं पे ट्वीट लगा हुआ है, उसने कहा इतने लोग तो हमारे बडग्राम की मंडी में होते हैं, जानवर नहीं होते जितने वहां पे लोग थे। यार क्या ये ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन रजी साहब कुछ तो कहीं पे तो कोई गाइड कर दें लोगों को, कहीं पे तो कोई चीजें सीख। ठीक हो गए, हर ठीक हो गए, ठीक हो गए। चलिए हम इधर को चलते हैं। उन्होंने तो अपनी बात पूरी कर ली रऊफ ताहिर साहब। मैं ज़ाहिर है कि एक इससे पहले भी इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लेके गए थे, और ज़ाहिर है कि कायदे आज़म का मकबरा जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, उसकी जो सेंक्टिटी है वो खाना काबा से और मस्जिद नबवी से बड़ी नहीं हो सकती। और खाना काबा में भी जो था, एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नारे लगवाए कुछ लोगों ने, मस्जिद नबवी में लगवाए। ठीक है, हम जितना मर्जी कर लें, लेकिन बहरहाल ये अब ये पोलिटिसाइज हो गया। एक नुक्ता नज़र ब्रिगेड साहब ने बयान किया है, और दूसरा नुक्ता नज़र मैं आपसे सुनना चाहूँगा। नहीं जी, इसकी तो कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। ये जो नारेबाजी हुई, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब कारी साहब ने तिलावत कर ली, फातह खानी हो गई, और जंगले के अंदर मरियम थी, सफदर थे और कुछ और लोग थे, उन्होंने मज़ार पे, कब्र पे फूल भी चढ़ा दिए। तो उसके बाद जंगले के बाहर जो लोग थे, उन्होंने मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कैप्टन सफदर ने उन्होंने मना किया कि आप मरियम के नारे नहीं लगाए, और यहाँ उन्होंने मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मादरे मिल्लत जिंदाबाद और वोट को इज्जत दो, ये नारे लगाया ना। ये चंद सेकंड का सीन था, अफसोसनाक था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ब्रिगेडियर साहब बहुत दूर तक चले गए सर। लोगों के करैक्टर की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस्मत फरोशी गुनाह है। माफ कीजिए, इस्मत खरीदने वाले के बारे में क्या ख्याल है? मैंने मान लिया कि फजलुर रहमान को जमीनें दी गई, नहीं दी गई, वैसे वो गलत। नहीं, मेरी बात सुने ना, ब्रिगेडियर साहब ये बात कह रहे हैं ना, नहीं दी गई। ब्रिगेडियर साहब के लोगों के किरदार की बात कर रहे हैं कि फजलुर रहमान को जमीनें दी गई, मान लिया दी गई जी, अब लैब से कहे ना वो मुकदमा चलाए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये देने वाले कौन थे? क्या देने वाला कोई सियासतदान था? इसलिए खुदा के लिए ये सोचे कि जब आप दूसरों को ताने देते हैं तो इसके इल्जाम कहीं, जब मैं किसी को ताना देता हूं तो उसका इल्जाम कहीं मुझ पे तो नहीं आ रहा। परवेज मुशर्रफ कौन थे? आप रिस्पॉन्ड, परवेज मुशर्रफ कौन थे सर? और आज आपने भी बताया। चले इस पे हम अपना तजिया पेश कर दें। उन्होंने अपना नहीं, मैं तजिया ही दे रहा हूं ना, मैं तजिया ही दे रहा हूं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और सदर अयूब खां, फील्ड मार्शल ग्रेड सदर अयूब खां का मुकालमा। उनका मौलाना आप माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बड़ी दीन की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि दीन का सियासत से क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये बता दें कि आप फौज का सियासत से क्या ताल्लुक? मैं उस मुकद्दस इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, उसका सियासत से नहीं, मैं तो कॉल कोट कर रहा हूं सर, सियासत से क्या ताल्लुक है। और कायदे आजम की अजमत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सर स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी उन्होंने कुछ फरमाया था। चलें, अपने आईनी हलफ की पाबंदी के हवाले से। बाकी अपना हामिद मीर का इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे वाजे थे
मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने अवार्ड भी वापस कर दिया हुआ है हामिद मीर साहब नहीं, ने तो। अवार्ड भी वापस कर दिया, अच्छा किया उसने, मैं उसका वकील नहीं हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अभी कोरोना हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हसीना वाजिद को फ़ोन नहीं किए, बिल्कुल तशवीश का इजहार नहीं किया, तामुन की पेशकश नहीं की उस हसीना वाजिद को। मैं और इसको जो इसको मेरे सेलिब्रेट अल भी बदर, किया। मैं तो आपको मालूम है ना इस्लामी जमातों से मेरा ताल्लुक रहा है, ठीक। जो मेरे अल बदर और शम्स के साथियों को फांसी दे रही है कि तुमने 71 में फौज का साथ क्यों दिया, उसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फोन कर, ये और जरूरी है। नहीं, ये नहीं करता, उसको सेलिब्रेट करता है कि अच्छा, मेरा फोन मोदी ने तो अटेंड नहीं किया, उसने किया, सेलिब्रेट किया। अगर हसीना वाजिद को हम विनोवर कर लें डिप्लोमेटिकली, बाकी आखिर ज़ियाउल हक शहीद ने भी तो बांग्लादेश के लिए पैसे भी दिए, वहां की एक डिवीजन फौज भी खड़ी की और यहाँ से मुश्किल हालात में शराबजदगान के लिए मदद भी की, ये होता है। लेकिन हम अपने लिए सर जो गुंजाइश मांगते हैं ना, क्रिकेट डिप्लोमेसी, अनइनवाइटेड आप चले जाएं वो देखने के लिए मैच, क्रिकेट डिप्लोमेसी। और ये हरकत अगर कोई सिविलियन करे तो गद्दारी और मुल्क की इज्जत और वकार का खतरा। मैं आपको मालूम है मैं ज़ियाउल हक का कितना बड़ा हामी हूं। मैंने एजाजुल हक से कहा, मैंने कहा कि तुम ज़ियाउल हक को शहीद कहना छोड़ दोगे, मैं उसे शहीद कहता रहूंगा उसके जिहाद अफगानिस्तान की वजह से। मुझे को सेठी या किसी वो हमारे जो इम्तियाज आलम वगैरह ग्रुप में ना शामिल समझा जाए, आपको मेरा बैकग्राउंड मालूम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर कि हमें सियासतदानों पे भी एतबार करना चाहिए और सियासतदान भी उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना मैं मुहिब्बे वतन हूं और जितना कोई और मुहिब्बे वतन है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेड साहब का एक नुक्ता नजर आया, रऊफ ताहिर साहब का आ गया, भट्टी साहब ने पूछ लिया। एक मिनट ब्रिगेड साहब, मैं ब्रिगेड दे दें जी, ब्रिगेड साहब दे दें। साहब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि जनरल ज़ियाउल हक ने सही किया या बशीर परवेज मुशर्रफ ने सही किया। अगर परवेज मुशर्रफ ने गलत किया तो उसको सही कोई नहीं कह सकता। मैं आपसे इवेंट बयान कर रहा हूँ और इवेंट की चीजें जो है वो आपके सामने रखी हैं। इसमें ना किसी को मैंने कहा कि जो उसने तो ठीक किया, इसने गलत किया। नहीं तो फौजी हुक्मरानों ने जो नाजायज बख्शियां की, चले छोड़े ना, उन्होंने ब्रिगेडियर साहब उन्होंने क्लैरिफाई की मुजम्मत करते हैं आप, उन्होंने क्लैरिफाई किया, उसने उसे क्यों रिश्वत दी मौलवी फजल रहमान को। चले उन्होंने नुक्ता नजर कर दिया बयान, दोनों। सॉरी ब्रिगेडियर साहब, वेरी सॉरी सर। अवार्ड लिया भी तो था ना। हाँ, लिया था, वापस भी कर दिया था ब्रिगेड साहब। उन्होंने एहतिजाजन वापस किया था जब वो फांसियां शुरू हुई थी, तो उन्होंने एहतिजाजन वापस कर दिया था ना। मैंने ये कहा कि कोई दूसरा ठीक था, ये गलत है। मैं तो एक इवेंट है, इवेंट के हिसाब से जो आपने एक नुक्ता नजर बयान कर दिया, बिल्कुल ठीक है जी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल के साथ आ गया। जाते हैं तो मुफ्ती बानी के 100 कार्ड शहीदों की कब्रों पे फूल जाके चढ़ाते हैं, विजिट पे जाते हैं हमारे हुक्मरान। ठीक है। पाकिस्तान के कातिल जो मुफ्ती बानी वाले थे और जो उनके हीरोज हैं, हम उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, जाके विजिट पे जाते हैं। छोड़े ये बहुत फिर कहते हैं मुझे दर्दनाक निकाला। उनके पास जी, बच्चे के पास ही जाते, कहते हैं शहीद जमहूरियत है। चलिए बलिया साहब, ये भट्टी साहब को भी बोल लेने दें। साहब बात यह है कि अगर गुज़िश्ता रोज एक हरकत हुई या वो गलत थी सही थी, उसका फैसला अदालत ने कर दिया, वो छूट भी गए, मचल के दाखिल हो गए। मामला ये है कि 2018 यानी कायदे आजम की इज्जत जो है वो 1 लाख रुपए की है जी, इससे तो यही जाहिर होता है 1 लाख के मसले पे रिहा नहीं कर रहे। बात यह है कि 2018 में पीटीआई के मोहतरम मेरे काबिल वज़ीर आज़म वहाँ पे गए थे, वो जंगला टूट गया था मज़ार का, जो उसको आता जिसको कहते हैं, उसको किसी ने नोटिस नहीं लिया था। कोई बात नहीं, हो गया, तब भी हुआ गलत, कल भी गलत हुआ, उस पर मुकदमा तब नहीं दाखिल हुआ था, आज मुकदमा हुआ उसके ऊपर, उसके वो अदालत में जो अदालती फैसला आया हम उस पर नहीं बोल रहे। मामला यह है कि इल्ज़ामात कब नहीं लगते रहे रजी साहब लोगों पे, अपोजिशन पे, और अपोजिशन जब आती है, हुक्मरान जमात बनती है तो वो अपोजिशन पे लगाती है, अपोजिशन जब हुक्मरान होती है तो हुक्मरान वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, अपोजिशन वाले उन पर इल्ज़ाम लगते हैं। और पैसे जो दे के पीडीएम के कारकुनों को 5000 दिया या 500 दिया या 1 रुपया भी नहीं दिया, कब नहीं पैसे दिए गए, कौन बांटता था पैसे रजी साहब? मैं तो नहीं बांटता रहा। नहीं, ये आप फैजाबाद के पैसों की जी, मैं सारे पैसों की बात कर रहा हूँ जी। माजी में कितने वो मेहरान बैंक स्कैंडल आया, पता नहीं कौन कौन सा स्कैंडल आया, मुझे ये बताइए। सियासतदान बेसिकली रही साहब, सियासतदान है इजी प्रे जिसको कहते हैं, कि अगर शेर को काबू करना है तो एक बकरी का बच्चा बांध दे वहां पे। सियासतदान वो बकरी का बच्चा है असल में, उसको आगे कर देते हैं, वो काबू आ जाता है। गलत है, मैं नहीं, इनको कोई जस्टिफिकेशन कोई नहीं है इनकी कि ये साफ है वो गंदा है या वो गंदा है ये साफ है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सारे ही गंदे हैं इस हमाम में
तो फिर हम इल्जामात किस पे लगा रहे हैं? सही और फिर अगर हम सारे ही अच्छे हैं तो फिर हमारा निजाम क्यों नहीं चल पा रहा? सही। मैं तो इस बात से हूं कि मुझे आटा क्यों नहीं मिल रहा। वैसे ये मुझे पीडीएम की बात, ये आपने फलसफा बहुत अच्छा बयान नहीं, किया। बात यह है कि अगर हम सारे इस तरह के हैं तो फिर हमारा निजाम किधर है? हाँ। निजाम के ऊपर क्यों उंगलियां लोग उठाते हैं? मैं निजाम के खिलाफ क्यों होता जा रहा हूं कि जमहूरियत शायद पाकिस्तान के लिए ठीक ही नहीं है, कि ये तो इसी तरह ही रहना है। भट्टी साहब देखें, मेरी बात सुने, माशाल्लाह हमने ट्राई कर लिया, इस्लामी निजाम हमने ट्राई कर लिया, सोशलिज्म हमने ट्राई कर लिया, ठीक है ना, सारा कुछ पहले अपने आप को देख लिए। वही आ रहा था मैं कि अगर हम सारे ही गलत हैं तो रईस साहब फरिश्तों ने तो आगे हमारा पाकिस्तान का निजाम नहीं चलाना, सही, इधर से ही लोग आने हैं, सही, इसी 22 करोड़ अवाम के अंदर से ही जो है ये 150-200 रुपए जो करप्ट चोर डाकू हैं, जो बाकी सादे और अमीन है, इन्होंने मिलकर चलाना है। सही। मुझे आपको तो मौका ही नहीं मिलता, मेरे पास कहां से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ आएगा मैं इलेक्शन लड़ लूं? हाँ, अगर 2-2.5-300 में लड़ा जाता, चले 2-2.5 में भी लड़ा जाता है, मैं लड़ने को तैयार हूं, मुझे किसी टिकट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये कब बंद करेंगे? खुदारा पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, 1947 में कायदे-आज़म ने बना दिया, हमने उनके साथ क्या किया? आज तक ये नहीं फैसला हो सका जी कि एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हुआ था कि वो खराब हो गई थी। वो लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया, क्यों कर दिया गया जी? आपके कौन से वजीर आज़म मुझे बता दीजिए जो इज्जत से इस मुल्क से रुखसत हुए, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की हो? कौन सी सियासत हम कर रहे हैं कि एक बंदा उधर जाता है, अपोजिशन उधर मुजाहरा करती है या जलसा करती है, हम केस ठोक देते हैं गद्दारी का एक बंदे पे। वो खुदारा वो आजाद कश्मीर हमारा, उसका बेचारे का उसकी मजबूरी ये थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इलेक्ट हुआ वजीर आज़म है, ठीक है, हमने वो भी कर दिया। एक मिनट हमें मौका दीजिएगा। शैला रजा साहिबा जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान है जी, 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 जी। उन्होंने ज्वाइन किया इस वक्त फोन लाइन पे हमें, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। कल के जलसे के आफ्टर शॉक्स कहा जाए जो आज सुबह 4 बजे सिंध में हुआ और कराची में हुआ, सिंध के कैपिटल कराची में हुआ, या किसी की उसको बौखलाहट कहा जाए, क्या कहा जाए? आप फिक्रा बहुत अच्छा फेंकती हैं। अच्छा, आफ्टर शॉक्स आपने खुद ही कह दिया और हम भी ये समझते हैं, और इससे भी यही आफ्टर शॉक्स नहीं थे कि एक आफ्टर शॉक्स नहीं था कि सफदर साहब गिरफ्तार हो गए, बल्कि हमने देखा कि मुस्तफा कमाल भी चीज से चिल्लाते नमूदार हुए। उसके बाद जो है फैसल सब्जवारी आए, वो ये भूल गए, वो ये बिल्कुल ही भूल गए कि पिछले टेन्योर जो 5 ईयर्स गुजरा है हमारा, उसमें सिंध हाईकोर्ट की तरफ से सिंध हुकूमत को जॉब देने की पाबंदी थी, और इन 2 साल में भी नहीं दिए हैं तो कोई जॉब अब हमने शुरू किया है, और वो ऐड दिए जा रहे, और उसमें हम होंगे ही नहीं। उसमें कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर है कि थर्ड पार्टी जिसमें या तो एनटीएस को हम शुरू करेंगे, जैसे पुलिस में अभी हम एनटीएस किया है, और या फिर ये कि कोई आईबीए या कुछ, तो वो एक नफ्सियाती कैफियत में शुरू हो गए। भाई उनको ये नहीं समझ आया कि वो पूछे कि आप पिछली दफा भी फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट थे, इस दफा भी है, क्या आपको अब तक फेडरल गवर्नमेंट ने कराची के लिए दिया? तो ये आफ्टर शॉक्स का सिलसिला चल रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं फयाजुल हसन जैसे लोग बैठे हैं जो टीवी पे बदजबानी कर रहे हैं। तो अच्छा, लेकिन एक बात सैयदा शैला रजा साहिबा, ये बताइएगा, कहा जा रहा है सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, तो आप जिम्मेदारी से मावरा कैसे हो सकते हैं इस पूरे एपिसोड की? रात के अंधेरे में कुछ काम करना है तो वो गवर्नमेंट क्या भी, अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रात के अंधेरों में काम करने लगे तो वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो नहीं होगी। और सबको ये भी याद होगा कि एक दफा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर में जब जाकर ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उनकी वाइफ बाहर आ गई, जाहिर है कि एक कुदरती बात थी जिस तरह से बेइज्जती की गई थी। तो सिंध के वजीर आला ने क्या किया? तो ये जो हरकत हुई है, अब ये वजीर आला साहब ने बिल्कुल कह दिया। ठीक हो गया। ये हमारे साथ असलान भट्टी साहब मौजूद है। मैं अपनी जबान से नहीं कह रही, बाहर आ चुकी है। बिलावल साहब ने बात करने का हुक्म दे दिया है, और मैं समझती हूँ कि ये सिंध का कल्चर नहीं है, ये सिंध का कल्चर नहीं है कि इस तरह से खवातीन की मौजूदगी कमरे में दाखिल हो जाना, ये सिंध का कल्चर नहीं है जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही है मरियम
साहिबा के खिलाफ। जी शाला साहबा, शाला साहबा एक सवाल मैं सलान भट्टी बात कर रहा हूँ जी। मेरा आपसे सवाल ये था कि जिस तरह मरियम बीबी कह रही थी कि पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है उनकी, तो क्या आप समझती हैं कि पुलिस ने वाकई गिरफ्तारी नहीं की, वो सिंध की पुलिस नहीं थी? जी, पुलिस को ऑर्डर किया गया, किस तरह से किया गया, जो स्टोरी आई हुई है उसकी तहकीकात का हुक्म दिया है, इसलिए मैं अपने सलाम से नहीं कह रही। लेकिन जर्नलिस्ट जो तो एक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चेयरमैन ने कहा है कि इसकी तहकीकात हो तो मैं खुद स्टोरी नहीं दे सकती। फिर वहाँ पर जो आ रहा है, वायरल हो रही है पिक्चर्स के इंतजाम कैसे संभाल लिया गया है, और वो भी वायरल हो रही है। तो सूरत हाल ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम पाकिस्तान को किस किस्म की स्टेट बनाना चाह रहे हैं। पहले देखिए, मरियम साहिबा समझती है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है मेरे स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, जब मुझे 1990 में रात के 3 बजे अरेस्ट किया गया, मेरे घर पुलिस की पूरी गार्ड थी विदाउट यूनिफॉर्म। और जाहिर है कि हमने ये सब कहा, लेकिन हम इस सियासत के ऊपर पांव रख के कुचल के इसे आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे गिरफ्तार किया गया था, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, लेकिन कल मेरे चेयरमैन ने कहा कि आप मरियम साहिबा को रिसीव करेंगी, और मैंने कहा ये नया दौर है, पीपल्स पार्टी कभी जो है वो इंतकाम की सियासत से बिलीव नहीं करती, और हम जाएंगे। और मरियम साहिबा ने रात इसी को दोहराया कि जरदारी साहब मुझे बेटी कहते हैं और बिलावल मेरा एक बड़ी बहन की तरह एहतराम करते हैं। और हम हमारी तो हमेशा से यही बात है कि हमारी नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, किसी से खाती नहीं हो सकता। आप कराची में देखें पीपल्स पार्टी के कितने लोगों को शहीद एलसीएम की तरफ से, लेकिन हमारे ऊपर कभी एलसीएम ये इल्जाम नहीं कर सकती कि हमने मारा। तो ये सूरत हाल जो है ये बहुत संगीन है, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, कानून की जो है वो पासदारी करनी चाहिए। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि सफदर साहब से गलती हुई, उजाले में ये बात की जा सकती थी, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, उसका जो है कानून का प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी किया, लेकिन ये तरीका नहीं हो। इसकी मजम्मत करती हूँ, मुझे शर्मिंदगी है इस धरती पे इस तरह से जो है हमारी मेहमान खातून के साथ ही होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सैयदा शहला रजा साहिबा हमसे बात करने का और अपना पर्सपेक्टिव देने का। मौजू यही जारी रहेगा। प्रोग्राम में फिलहाल हम ब्रेक ले रहे हैं। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फ। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के इस सेगमेंट में आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो हुआ है और जिसके नतीजे में कराची के जलसा और फिर उसके बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और रिहाई। लेकिन अब देखिए ना, मेन सीन जो है ब्रिगेडियर साहब वो गिरफ्तारी और रिहाई कैप्चर कर गई। हम जलसे के कंटेंट को मतलब के ओवरलुक करके उस वाक़े की तरफ निकल गए। जलसे पे मैं चाह रहा था कोई आप तबसरा फरमाएं, क्योंकि दूसरा जलसा है अपोजिशन का। हम जितना भी उसको अंडर एस्टिमेट करें, जलसा तो वो एक था और नोटिस भी उसका लेना पड़ा, क्योंकि 6 हुकूमती जो वज़रा और मुशीरान कराम हैं वो मुसलसल जलसा ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, उसे एक नाकाम जलसा भी करार दिया है और गद्दारी और जो भी वो कह सकते थे कहा है। लेकिन उसका कंटेंट एनालिसिस क्या था सर? अपोजिशन ने एक बयानिया दिया है और वो उस बयानिया को लेकर चल रही है। आपके ख्याल में क्या एक्सेप्टेंस है उसकी इस बयानिया के हवाले से? रजी साहब देखिए, मैं तो पहले आपसे कह चुका हूँ और ये एक अपना बड़ी पॉजिटिव बात है कि जी जलसे होने चाहिए, अपोजिशन को जलसे करने चाहिए, क्योंकि जहाँ तक बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मेरा और कंसर्न नहीं है। मेरा ना फॉरेन पॉलिसी कंसर्न है, मेरा ना और कंसर्न, मेरा कंसर्न है कि एक आम आदमी जो है वो बड़ी बुरी तरह अफेक्टेड हुआ है। आपका आटा जो है 20 किलो 1500 रुपये का पहुँच गया, तो ख्वाबसाब जाहिर है कि इंसान रोटी हो तो रोटी अगर सिर्फ मिल जाए उसे तो वो प्याज से भी खा लेता है, चटनी से भी खा लेता है।
लेकिन अगर रोटी उसको ना मिले तो वो बहुत परेशान होता है। तो ये चीज़ें, और इसको आप बढ़ाते जाएं मुख्तलिफ तरीक़ाकार से मुख्तलिफ चीज़ों। मेरा ये कंसर्न हमेशा है, क्योंकि मैं एक आम आदमी खुद भी हूँ और आम आदमी के बारे में फील करता हूँ। बाकी जो बातें आप करते हैं, बाकी जो बातें आप करेंगे वो इलीट्स के लिए हैं। अगर अब कोई अदारे की बात करें कि वो ऊपर वालों नहीं के नहीं, लिए, ब्रिगेडियर साहब इस पे ही रोटी पे ही हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे तजिया निगारों का ख्याल है कि अगर आटा जो है वो इतना महंगा ना हुआ होता, चीनी इतनी महंगी ना हुई होती, घी इतना महंगा ना हुआ होता, सब्जियां जो हैं वो इतनी महंगी ना हुई होती, तो इन जलसों के अंदर लोगों की हाजिरी कम होती जितनी कि अब हो रही है। जितनी भी हो रही है उस बात को छोड़ दें। मैंने तो आपसे पहले कहा, और बहुत आपको कल 4 दिन 5 दिन पिछले हफ्ते का प्रोग्राम है, कि अगर ये चीज़ें अवेलेबल होती लोगों को तो वो शायद इन चीज़ों की तरफ तवज्जो न देते जो एलीट से ताल्लुक़ रखती हैं। आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि इस सियासत में ये जलसे हो रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल से ताल्लुक़ रखती हैं, जो ज़ातियात से ताल्लुक़ रखती हैं, और ज़ातियात को बेस बना के बहुत सारी बातें की जा रही हैं। जो आम आदमी का इशू है उसमें मुझे वो अटेंडेंस जो है, वो एड्रेस जो है, वो कंसर्न जो है, वो बहुत कम नज़र आता है। और आपने खुद ही कहा कि अगर वाकई चीनी इतनी महंगी, अब चीनी देखिए, कल फ़खर जमान साहब का इंटरव्यू लगा हुआ था किसी चैनल पे, वो कहते हैं कि हमने बाहर से चीनी इंपोर्ट की है और वो C&F कराची पोर्ट के ऊपर 74 रुपए की पहुंचेगी। तो साहब ज़ाहिर है जब वो 74 की अगर वहाँ पहुंचेगी, तो जब वो अप क्लास मार्केट में आएगी, अप कंट्री आएगी, तो उसकी कीमत तो 110 रुपये से ज़्यादा जाएगी ना। तो आदमी क्या करेगा? ये वो इश्यूज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं। आप कर्जा भी उतार देते हैं, कर्जा ले लेते हैं, कर्जे के बगैर मुल्क नहीं चलते। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कर्जे के बगैर हमारा ज़्यादा, वो चलता रहता है, कॉन्टीन्यूटी में चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ों की अवेलेबल, तो मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इतने जलसे हो रहे हैं, चाहे छोटे कहें, वो ये तो डिबेटेबल है ना, कोई छोटा कहेगा, कोई बड़ा कहेगा, कोई कहेगा कि नहीं हुआ, ये तो एक डिबेटेबल पॉइंट है। कल आपको याद होगा एक GNN के कैमरामैन को मारा भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कि तुमने जलसे के बाद क्यों कवरेज की। ये चीज़ें तो एक इंसानी नेचर से ताल्लुक़ रखती हैं, ये चीज़ें होती रहेंगी। मैं कहूँगा बहुत थे, आप कहेंगे, मैं कहूँगा कम थे, आप कहेंगे बहुत थे। लेकिन जो चीज़ें, जो कोर पॉइंट है, जो कोर इशू जिसको आप कहते हैं, जो आज जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान का मसला भी हल हो जाएगा, अमेरिका चला भी जाएगा, अमेरिका के कुछ फौजी जाए ना जाए, टाइम चलता रहेगा। इंडिया, चाइना और इंडिया लड़े ना लड़े, लड़ते रहेंगे, इश्यूज चलते रहेंगे, हम उसकी जो भी करना है करते रहेंगे। ये जो इश्यूज है, जो आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी लेके आता है, वो उसी वक्त आती है जब आदमी का पेट भरा हुआ होता है। अगर उसके पेट में कोई चीज़ ना हो तो उसे इर्द गिर्द जराइम भी नज़र आते हैं, उसको इर्द गिर्द दूसरा नैरेटिव, उसको हर चीज़ नज़र आती है। तो अगर काश कि हम इतना प्रेशर डेवलप कर ले कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए, मैं अब इसको मिरेकल ही कह सकता हूँ, कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि कोई चीज़ें लोगों की, जो आम आदमी जो है उसकी पहुँच तक पहुँच जाएँ, कोई चीज़ों की कीमतें कम हो जाएँ, कोई नौकरियाँ जनरेट, शायद हो या ना हो। लेकिन अब मैं एक और चीज़, मैं उसका बड़ा कायल हूँ और मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो बहुत सारी चीज़ें क्लेम करती है, इंसिडेंटली सैलाब के दिनों में मैं कराची में ही था, और मैं क्या कहूँ कि 12 साल उनकी हुकूमत है। वो बहुत बड़े बड़े दावे भी, शैला रज़ा भी बड़े बड़े दावे कर रही थी और करते रहते हैं, और वो राजा परवेज़ अशरफ भी बैठा हुआ था, आज वो भी कर रहे थे। लेकिन रज़ी साहब प्लीज़ आप खुद ही सिंध चले जाइए और वहाँ पे जाके लोगों की हालत देख लीजिए। जो वहाँ सरकारी खजाने, सरकारी गोदामों से जो गंदम चोरी हुई है, आप आटे की बात कर रहे हैं ना रज़ी साहब, तो जो सरकारी गोदामों से गंदम चोरी हुई है, उसके ऊपर आप ही के मीडिया ने खबरें चलाई हैं, मुख्तलिफ मीडिया, जो चोरियों के, जो गंदम की बोरियों के अंदर घास मिली है, कौन जिम्मेदार है रज़ी साहब, मुझे बताएं ना, कौन जिम्मेदार? बिल्कुल ठीक, जो कुछ लयारी और जो लोगों की इस सैलाब में, गरीबों के इलाके में, मैं रज़ी साहब मेरा कंसर्न नहीं था, लेकिन ऐसी चूंकि मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव होता हूँ, तो मैं बारिश के अंदर इलाकों में गया, तो वो आप कौन उनकी बैड जिम्मेदार गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इन चीजों से निकल के बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े टॉल क्लेम्स कर सकती है? मैं तो यही कहूंगा पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, कुछ चीजों को सोचना चाहिए। दे शुड थिंक। झूठ बोलना हर जगह ठीक नहीं होता, रियाकारी और मक्कारी ठीक नहीं होती। चीजों को ग्राउंड पे जाके देखें कि आम आदमी किस तरह सफर कर रहा है, और आम आदमी यहाँ बहुत सफर कर रहा है।
और यही बिल्कुल ठीक। हमारी सियासत का खातर है कि आम आदमी सही। को दबाओ। बाकी जो ठीक। आपने खुद ही देखा है मुख्तलिफ इलाकों में, जो अमीर से अमीर तरीन होते जाओ, अपने नजदीक दौलत और ताकत को जमा करो, यही हम, इसलिए जो ठीक। अरसलान भट्टी भी कह रहे थे ना कि सिस्टम किस तरह, सिस्टम नहीं ठीक हो सकता, माना कोई इंडिविजुअल ठीक है। ठीक नहीं है, मैं भी ठीक ठीक। नहीं हूँ, बिल्कुल एक रेडी ठीक। वाला भी चलिए, ठीक नहीं है। ठीक हो गया, टाइम ज्यादा हो गया बरगेर साहब, अपना रऊफ ताहिर साहब। मैं सिर्फ कंटेंट एनालिसिस चाह रहा था। कल सिंबॉलिकली वो जो थे पीटीएम वाले बश्तीन साहब जो थे, उनको भी दावड़ मोहसिन दावड़ इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनको भी स्टेज दिया गया और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो रियासत के खिलाफ हो। अचकजई साहब ने भी यही कहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने बातें कही हैं, ये राइट नाउ हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है, इसलिए वो गद्दार हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। क्या पीडीएम इस बयानिए की मौजूदगी के अंदर बाकी कौम के लिए कोई काबिल कबूल जो है वो कोई बयानिया कोई बात कर पाती है? देखिए पीडीएम क्या कह रही है, कल वही बात जो मरियम ने कही, फजलुर रहमान साहब ने कही। देखिए ये पीडीएम जो है ना, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद है सियासी इत्तेहाद जिसका एंटी इमरान खान इत्तेहाद है। नहीं, एंटी इमरान खान भी है, लेकिन जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आप इलेक्शन को का फेयर होना, जेन्युइन होना यकीनी बना दे, ऐसा सिस्टम बने ठीक है कि इलेक्शन जो है वो वाकई फेयर हो, सारे अपना अपना काम करन जी। और जब मैदान सज जाएगा, मरियम ने यही कहा कल बिलावल से कि भाई जब मैदान सज जाएगा तो फिर आप हमारे खिलाफ लड़ रहे होंगे, हम आपके खिलाफ लड़ रहे होंगे, लेकिन तमीज़ के साथ और अदब आदाब के दायरे में रहते हुए। बहुत अच्छा। और कल के जलसे की आप देख रहे हैं, जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है ना रज़ी साहब, तो उसका नतीजा ये होता है कि मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ सूबे एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर मरियम नवाज़ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली मरियम नवाज़ कोयटा गई, कुछ अर्सा पहले वहाँ मेरी आवाज़ तेरी आवाज़ मरियम नवाज़ के नारे लगे, तो मेरे लिए खुशी की बात थी। चलिए, अगर अचकज़ई के लिए हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने, तो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करा जी। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, कल का जलसा कैसा लगा आपको? सर आप बताएं आपको कैसा लगा? नहीं, हमें तो जैसा लगा हम उस पर बात कर रहे हैं, हम तो आपके ख्यालात आलिया सुनने के मंतज़र हैं। भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब से पूछ रहा हूँ कि माशाल्लाह आप लोग बड़े पुराने सहाफ़ी बैठे हुए सारे। कभी एक वक्त था कि ये एक पार्टी 48 घंटे के मार्जिन पे मीनारे पाकिस्तान और मज़ार कायद के जना ग्राउंड पे जना वो भरा करते थे। अब सरकारी सतह पे एक महीना टेम्पो बना के सिंध हुकूमत के सारे सरकारी मुलाजमीन और वसाइल इस्तेमाल करके भी 8,000 से ऊपर बंदा इकट्ठा नहीं कर सके और 11 पार्टियां। तो आप खुद ही बता दें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कैसा लगा जलसा आपको? सही है, फिर सानू गुजराले जाना पड़ेगा। भट्टी साहब सवाल कर लो जी। फयाज मैं साहब, समझता हूँ कि फ्लॉप तरीन जलसा था। और अच्छा। ये दूसरा जनाब सियासी लकी ईरानी सर्किट का दूसरा शो था। बिल्कुल और ठीक है। वहाँ पे बेगम सफदर अवान साहिबा रोजे रखवाने गई, और क्या कहते हैं नमाजें बख्शवाने गई, रोजे रखवा के आ गई रोजे रखवा के आ और गई। अपने मियाँ को अपने सामने खड़ा करके वहाँ पे जिस तरीके से जनाब मज़ार कायद की बेहुरमती करके आई, बेतफसीली करके आई, और वहाँ पे अपने मतलब मादरे मिल्लत के नारे लगवा के आई, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि जना रुसवाई और जगहसाई लेकर आए जाना, बाकी जलसे करना कोई इशू नहीं है। जलसे तो जनाब काजी हुसैन अहमद साहब भी बड़े बड़े किया करते थे, जवाब शामी भी बड़े बड़े फयाजुल हसन जलसे करते साहेब थे। और फयाज साहब उस वक्त जब काजी साहब बड़े बड़े जलसे करते थे पासबान वगैरह के, आप उस वक्त मेरा ख्याल है काजी साहब के साथ थे पासबान में। नहीं, किस दौर की बात कर रहे हो? जिस दौर की भी काजी साहब से बड़े बड़े जलसे बात की ना फयाज भाईजान ने, तो बंदा कभी प्राइमरी में तो होता है ना जी। हम बंदा प्राइमरी में भी होता है, ये ठीक। फयाज साहब ये बताइएगा, फयाजुल हसन साहेब जी। चौहान साहब हेलो, चले जी, काट दिया उन्होंने। चलें, प्राइमरी जी नहीं जाना चाहते हो अच्छा जी, वापस? चलें। ठीक है, चलें जी। ठीक है जी। चलिए, आप अपनी बात पूरी कर मैं लीजिए। ये कह रहा था कि बहुत अहम बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि ढिड ना पईयां रोटियां ते सत्ते गल्लां खोटियां, और जेदे कोठी च दान ने ओदे कमले भी सियाने जी। मईशत जो है वो हमेशा से हर दौर में नहीं, मैं चाह रहा, वो ठीक है, वो है, लेकिन वहां पे जिस तरह एक अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने एक बात कही, अब मोहसिन दावड़ गद्दार, ठीक है, नाम भी लेना गुनाह है ना उसका, तो
ठीक है, मैं चूंकि एंटी स्टेट डिक्लेयर करार दिया जा चुका हूं इसलिए ले रहा हूं। ठीक है, तकरीबन नहीं। अच्छा, उसके बाद अचकजई गद्दार। अब ये जो गद्दारान हैं, क्या इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बिलावल या मरियम क्रिएट कर पाएंगे अपने अपने? मैं ये पूछना चाह रहा था। सर देखें, मुझे याद है मैं उसे लॉ कॉलेज में पढ़ता था, 73 की बात है। अताउल्लाह मैंगल की हुकूमत बलूचिस्तान में JUI की मुफ्ती महमूद साहब की सरपरस्ती में, क़यादत में, KPK में जो सूबा सराहत था, नैप JUI की और नैब की हुकूमत वहाँ अताउल्लाह मैंगल की थी। भुट्टो साहब ने मैंगल की हुकूमत बरतरफ की। मैंगल लाहौर आए हाई कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट बार में। मैं लॉ का तारुम था, मैं भी उनमें शामिल था, जो तकरीर सुनने गया। उसने कहा कि अगर खुदा ना खासा सुम्मा खुदा ना खासा भुट्टो की वजह से ये पाकिस्तान भी टूट गया तो हम बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान रख देंगे। जिस फजलुर रहमान को आज आप गद्दार करार दे रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है? मेरे लिए तो फजलुर रहमान मेरा मोहसिन है सर, पाकिस्तान का मोहसिन है। कि जब उसके हम अकीदा तालिबान, अफगानिस्तान वाले नहीं जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, TTP के वजीरिस्तान वाले तालिबान, ठीक है, जब वो बंदूक लेकर निकले और दहशत गर्दी कर रहे थे, और उस वक्त भी फजलुर रहमान जो से कहा नहीं, तब्दीली बुलेट के जरिए नहीं आएगी, बैलेट के जरिए आएगी सर, बैलेट के जरिए आएगी, आइन के जरिए आएगी, जमहूरियत के जरिए आएगी। फजलुर रहमान से मुझे लाग गिला हो, लेकिन उन पे 2 अटैक भी हुए, 3 अटैक हुए, 3 अटैक हुए, और वो जानवर अटैक थे इन मानों में कि उनके साथी शहीद हुए, उसमें उनके गद्दार शहीद हुए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज फजलुर रहमान भी जो है वो गद्दार करार पा गया। और अभी जो बात हो रही थी आजाद कश्मीर का वजीर आज़म बेचारा भट्टी साहब कह रहे थे, फारूक हैदर 3 रिटायर्ड जनरल कयूम, जनरल अब्दुल हक बलोच और जनरल तिरमिजी, पाक फौज के 3 जनरल जो गालिबन तीनों को वो भी रहे, कोर कमांडर्स भी रहे, वो भी गद्दार हो गए। तो यार इस मुल्क में मुहिब्बत पता कौन है भाई? ये आर्जी सूरत हाल है, ये स्टेटस आपसे किसी भी वक्त वापस दिया जा सकता है। आपके बयानात के पेश नजर या आपके प्रोग्राम के कंटेंट के पेश नजर। आज एक मिनट, आज हामिद मीर ने जो कॉलम लिखा, एक मिनट, ब्रिगेडियर हामिद मीर ने जो कॉलम लिखा है, उसमें उसने इमरान खान की किताब जो है, उनकी अपनी जो सवाने उमरी है, उसकी कुछ कोटेशंस दी हैं सफ़ों के हवाले के साथ। फलां सफ़े पे ये लिखा है, फलां सफ़े पे ये लिखा है, फलां सफ़े पे ये लिखा है। फौज के बारे में किन्होंने? हामिद मीर ने आज जो कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने इमरान खान की सवाने उमरी के कोटेशंस दी हैं कि इमरान खान फौज के बारे में सर, ISI के बारे में क्या कहता रहा इमरान खान की किताब में लिखा हुआ मौजूद है। अब तक ब्रिगेडियर साहब जो कुछ कहा गया है ना फौज के बारे में, अगर कुछ कहा गया एंटी फौज, मेरे समेत जिसने भी कहा है, वो इमरान खान साहब ने जो कुछ फरमाया हुआ है उसका 1% नहीं है सर। आई चैलेंज इट, सोशल मीडिया पे भी पड़ा हुआ है वो। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मौजू हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मौजू हमारे जलसे हैं, उसमें जो आपको पता है, आप बहुत हमारे यहाँ ये बहुत चीज़ की, ये तो सियासी नारा है। उसने फलाने ने ये कह दिया, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, तो ये कहा कि सियासी नारा है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी सियासी नारा है, सियासत में ऐसी चीज़ें मुखालफों के खिलाफ लगती हैं। तो ये भी चीज़ें आप सियासी नारे के तौर पे इसको स्पेसिफिक क्यों करते हैं कि जी फलाने को गद्दार कहा गया, फलाने कहा गया? ये भी तो किसी इंडिविजुअल्स की तरफ से कहा जा रहा है ना, अदालत की तरफ से तो नहीं कहा जा रहा, किसी अदारे की तरफ से तो नहीं कहा जा रहा। उनको क्या लोग कह रहे हैं, अब लोगों को फिर आप जब जमहूरियत कहते हैं तो लोगों को लिवरेज दे ना कि वो अपना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिक्टेटेड तो नहीं हो सकती ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक भी होंगी। तो इसको इतना इशू ना बनाए, इसको मौजू ना बनाए। चलिए, नहीं हम इसको मौजूद नहीं बना रहे सर, आवाम को फायदा पहुंचाती है। जी ठीक हो गया, टाइम खत्म हो गया। ब्रिगेड साहब 2 मिनट रह गए, भट्टी साहब अपनी बात समेट लीजिए। साहब बात सिर्फ इतनी है कि जलसे का कंटेंट एनालिसिस कि सियासतदान है ना, जो भी वो सियासी तरीके से उसका हल ढूंढे। FIR करा दी, साइकिल चोरी का पर्चा हो गया, गाय चोरी का पर्चा हो गया, नहीं, सियासी तौर पे हल तो बताया था उन्होंने। देखिए ना, अब उसमें गुज़िश्ता रोज हमारे ये बिल्कुल हमसाये में हफीज सेंटर है, वहाँ आग लगी, वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो आई, वहाँ पे तशरीफ लाई, उनके खिलाफ नारे लग गए, हुकूमत के खिलाफ नारे लग गए। देखिए लोगों का अगर ये कुछ कर देते तो गुस्सा गिला लोगों को इतना ना होता। ब्रिगेडी साहब ने खुद फरमाया जी 74 रुपए किलो C&F कराची चीनी हमें पहुंचेगी तो 110 रुपए बिकेगी। मुझे बताइए कि 62 रुपए बिक रही थी
वो किधर चलेगी चीनी? 52 रुपए से 62 रुपए हो गई, उसके बाद 119 120 रुपए अब चीनी बिक रही है, आटा हमें मिल नहीं रहा। और उसके बाद भी हम एक दूसरे सियासतदान एक दूसरे की जो है ना वो पेंटें उतारने और शलवारें कमीजें उतारने पे लगे हुए हैं। हमें तो शर्म भी नहीं आती है। हम तो यही जो काम हम करके आए हैं वही काम हम दोबारा इल्जामात की सियासत शुरू हो गई है। आप वो निज़ाम वाली बात मैंने आप पहले उसमें की थी। बात यह है कि माजी में वो एक तो मुझे समझ नहीं आती पीटीआई वालों की अकल क्यों ये कंटेनर पे सारा वक्त रहते हैं। उन्होंने पीटीआई वाले कहते हैं जी कि 4 सीटें हमने कहा था खोल दें, इन्होंने नहीं खोली, ये मसला हो गया। अब तो सिर्फ 4 पिटीशनें थी हमारी, अब तो 250 पिटीशन है। तो भाई अकल से सिर्फ काम ये ले लें रजी साहब कि भाई पिछली दफा कितनी धांधली हुई 4 सीटों पे, इस दफा कितनी धांधली हुई 200 सीटों पे। तो पिटीशंस का ज्यादा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? और मुझे ये तो समझा दें, कोई भी कम अकल जी शऊर आदमी जो है ना दोनों में से फर्क कर ले कि यार ये कम अकल है, ये जी शऊर आदमी। कराची का जलसा क्या अब आखिरी बात, और आपने जवाब देना और मैंने प्रोग्राम कंक्लूड कर देना, क्या कोयटा का जलसा हो पाएगा जो कराची में हो गया? रईस साहब मैं एक बात से सिर्फ डर रहा हूं, कराची में देखें वो लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। जो कराची में या कोयटा में? कोयटा वाले में उन्होंने कराची में फिर भी कंट्रोल में थे, लाहौर में भी थे और गुजरांवाला में भी हैं पंजाब के। कोयटा वाले अब वहां पे आपको पता है जी कि वो दूसरी जो जमातें हैं वहां पे लैदगी पसंद जमातें भी काम कर रही हैं और भारत भी वहां पे काम करता है, ये ज़हन में रखें। वहां अगर कोई उल्टा सीधा नारा लग गया, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस बात से डरता हूं कि वहां कोई ऐसा नारा नहीं लगना चाहिए कि जिससे हम इदारों का टकराव या पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इसका हामी हूं। लेकिन एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आधा मिनट सर। वाकया पॉलिटिकली मुझे होता नजर नहीं आ रहा। जलसा है, होना चाहिए और वहां पे जलसा कराने वाले मौजूद हैं और जलसा मेरा ख्याल होगा और बिल्कुल ठीक लोग आएंगे। एक फिक्र रजी भाई, हाँ जी, इस आलम में कि इंडिया जो है वो सरहद के उस पार से बदमाशी कर रहा है। हाँ। बलूचिस्तान के अंदर BLA और BRA और पता नहीं क्या क्या, और भी पिछले दिनों जो वहां पे फिर दहशत गर्दी के वाकयात हुए, एक दिन में 14 लोग हमारे शहीद हुए यार। इसमें वो सियासी जमातें गनीमत हैं जो सियासत की बात कर रही हैं, इसलिए कोयटे का जलसा होने दें, वरना आप कोयटे का जलसा नहीं होने देंगे। इसका नतीजा क्या निकले? तकबीयत उन्हें मिलेगी ना, उन्हें मिलेंगे जो दहशत गर्द हैं और बंदूक उठा के कहते हैं हम तब्दीली लाएंगे और बलूचिस्तान के मामलात को देखेंगे। ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया रऊफ ताहिर साहब, अरसलान भट्टी साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।